तो आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज पर आधारित है। और इसके अंदर हम सदिश एवं अदिश राशियां अर्थात वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में डिटेल में बताएंगे और इसके ऊपर आधारित प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। भौतिक राशियां भौतिकी में एक राशि या भौतिक गुण है जिसे मापा जा सकता है यानी नापा जा सकता है। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, आयतन, बल, विद्युत धारा आदि। तो इस तरह की जितनी भी क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम आसानी से नाप सकते हैं, वो सब भौतिक राशियां कहलाती हैं। A physical quantity is a quantity or a physical property in physics that can be quantified or measured. For example, mass, volume, force, electric current, etc. तो भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियां और सदिश राशियां। Physical quantities, there are two types of physical quantities, scalar quantity and vector quantities. अदिश राशियां जिन राशियों को व्यक्त करने या दिखाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अर्थात ये राशियां दिशा परिवर्तन के कारण परिवर्तित नहीं होती हैं। इन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, क्षेत्रफल, समय, चाल, कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, विद्युत धारा आदि। Scalar quantities, the quantities that require only magnitude to express or show and not direction. That is, these quantities do not change due to a change in direction, are called scalar quantities, such as length, distance, mass, area, time, speed, work, energy, pressure, temperature, density, volume, electric current, etc. तो अक्सर बच्चे जो हैं गति और वेग में फर्क नहीं समझ पाते हैं और दोनों को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन इन दोनों में भी फर्क है। तो इसके नापने के तरीके में और दिशा में फर्क होता है। तो देखिए, अगर कोई चीज चल रही है, नॉर्मली क्या है, लोग समझते हैं कि अगर गति है यानी चाल है तो वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली गति जरूरी नहीं है, गति के साथ दिशा होना चाहिए। अब गति के साथ दिशा कैसे होती है, ये समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको विस्थापन और दूरी का फर्क समझाऊंगा। मान लीजिए एक पॉइंट है, यहां से कोई चलना शुरू करता है, इसे हम ए कह दें और ये बी तक जाता है। इसके बाद बी से ये सी तक जाता है, सी से डी तक जाता है और डी से ई तक जाता है। तो इसने जो दूरी चली, देखिए ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, तो 1 2 3 4 टुकड़ों में ये दूरी इसने तय की है। इन सबको अगर हम जोड़ दें यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई, तो ये दूरी कहलाएगी। ठीक है, दूरी में क्या आएगा,
ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। लेकिन अगर हम बात करें विस्थापन की, तो विस्थापन क्या होता है? ए और ई यानी पहला और अंतिम पोजीशन जो है, इसके बीच की जो लंबवत दूरी है, ये विस्थापन कहलाएगी। ये विस्थापन है। तो दूरी का फर्क समझ गए। दूरी में एक ये ए बी था, दूसरा बी सी था, तीसरा सी डी था, चौथा डी ई था। ये चारों को यानी दूरी में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये सब मिला के ये दूरी होगी। ठीक है। और विस्थापन खाली ए और ई के बीच की ये लंबवत दूरी जो है वो विस्थापन कहलाएगा। तो वेग जो है, वेग का मतलब क्या है कि ए से ये बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया और डी से ई तक गया। अब इसकी लास्ट पोजीशन ये है। तो ए और ई के बीच की जो वेक्टर क्वांटिटी है यानी वेग, वेग जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है और गति जो है ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। यानी ये सदिश राशि है और ये अदिश राशि है जिसकी दिशा नहीं है। इसमें तो चलता चला गया, जो भी चला इस सबको हम ऐड करते चले जाएंगे। तो इसके लिए अब मैं निकाल के दिखाऊंगा कि गति जो है वो क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम गति लेंगे तो गति का मतलब क्या होता है? कुल चली दूरी और कुल लगा समय, ये गति होगी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो कुल चली दूरी क्या है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई। और मान लीजिए ये जो चला था, ए बी में इसको T1 टाइम लगा, बी सी में T2 टाइम लगा, सी डी में T3 टाइम लगा और डी ई में T4 टाइम लगा। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये इसकी गति हो गई। ठीक है। और अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या होगा? तो वेग पहली पोजीशन और अंतिम पोजीशन यानी ए ई, यानी ए और ई के बीच का विस्थापन यानी लंबवत दूरी अपॉन टाइम। तो ये सारे ही लगा है तो टाइम ऐसे ही लेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए ये जो हम बात कर रहे हैं यहां पे, ये वापस अगर इधर ही आ जाता है, ये ई से भी चल के एक बार और चलता है और ये ए पे वापस पहुंच जाता है, तब क्या होगा? अब इसमें ये 1 2 3 4 इसने दूरियां तय की थी और पांचवी अब ये हो गई। और इसमें मान लिए T5 टाइम लगता है। अब इधर T4 लगा था, इधर T3 लगा था, इधर T2 लगा था, इधर T1 लगा था। ठीक है। अब देखिए दूरी और दूरी कह रहा हूं, गति और वेग में क्या फर्क हो जाएगा। तो गति जो है अब क्या हो जाएगी, इसमें ई एफ और जुड़ जाएगा और इधर T5 जुड़ जाएगा और ए ई क्या हो जाएगा, ये असल में ए ई जो है अब ये ए से ए तक यानी 0 हो जाएगा, क्योंकि ए से चल के वापस ए तक ही पहुंच गई।
तो ए यानी 0 डिस्टेंस इसने कवर किया और टाइम यही, इसने भी T5 तक ये सारे किए। तो ऐसे केस में यानी जिस स्थान से आप चलते हैं उसी पे अगर वापस पहुंच जाते हैं तो वेग क्या होगा, वेग आपका 0 हो जाएगा क्योंकि विस्थापन यहाँ पे 0 है। तो यही गति और वेग का फर्क है कि ये अलग अलग टुकड़ों में नापी जाती है और ये पहले से लेके अंतिम बिंदु के बीच की लंबवत दूरी होती है। तो अक्सर लोगों को गति और वेग में जो है कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में समझाया है। मेरे ख्याल से आपका जो कंफ्यूजन है निकल गया होगा और अब आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इसमें गति जो है ये स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, और वेग जो है वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यानी सदिश राशि है। तो मैं समझता हूं कि गति यानी स्पीड और वेलोसिटी यानी वेग, इनके बीच का फर्क अब आपको समझ में आ गया होगा। तो गति यानी स्पीड जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी यानी वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दूसरा सवाल आता है कि सदिश राशियों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शून्य सदिश। तो जैसे अभी आपने देखा था कि अगर उसी पोजीशन पे वापस चला आया तो उसकी चली हुई दूरी तो सारा ऐड कर दिया था हमने, लेकिन विस्थापन 0 हो गया था। तो अब अगर शून्य सदिश की यानी वेक्टर की बात करें, जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या चीज है? ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। जैसे अभी मैंने सब टोटल करके दिखाया, ए से वापस ए पे पहुंच जाता है तो 0 हो जाता है। तो इस तरह के केस को हम शून्य सदिश कहते हैं। तो ये शून्य सदिश कहलाता है। इसकी दिशा अनिश्चित होती है। अब चूंकि जिस पोजीशन से चले थे वहीं खड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में विस्थापन जो है उसकी पोजीशन जो है वो अनसर्टेन हो जाती है, अनिश्चित हो जाती है, क्योंकि वहां पे a इज इक्वल टू बी हो जाता है और a माइनस बी की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी विस्थापन जो है पहले आप पोजीशन और अंतिम पोजीशन वो दोनों जब एक हो जाते हैं तो विस्थापन 0 हो जाता है। जैसे अभी मैंने दिखाया था, तो वही चीज की बात यहाँ पे हो रही है। तो अब इसे हम आगे डिस्कस करेंगे एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। वो सदिश जिसका परिमाण एक होता है एकांक सदिश कहलाता है। यदि ए एक सदिश है जिसकी दिशा ए की दिशा में है, तब ए की दिशा में एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसको देखिए, अगर आपको ये उल्टा ये कंट्रोल साइन जो होता है, यानी ए अगर लिया है तो इसके ऊपर इस तरह का साइन जो है ये कंट्रोल कहलाता है। तो कंट्रोल ए यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो यूनिट वेक्टर यानी ए के डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर होगा, इसको यूं भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी इसका परिमाण। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो एकांक वेक्टर कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो अब इसी को मैं इंग्लिश में आपको बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले जीरो वेक्टर, ए वेक्टर whose magnitude is zero is called a zero vector. Its direction is uncertain because the first position and the last position is same. A is equal to B, therefore A minus B is equal to 0. यानी विस्थापन यहाँ पे या डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो यूनिट वेक्टर क्या होता है?
तो ये तो बात हुई जीरो वेक्टर की। अब हम यूनिट वेक्टर देखेंगे। ए यूनिट वेक्टर, a vector whose magnitude is 1 is called a unit vector. If A is a vector whose direction is in the direction of A, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, then the unit vector in the direction of A is given by control A is equal to A upon magnitude of A. तो यहाँ पे ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ए के ऊपर एरो लगा देंगे, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, अपॉन इस मैग्नीट्यूड, ये क्वांटिटी है, तो ये इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, चूंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, यानी उसका परिमाण है। तो अब हम बात करेंगे सदिशों का योग। तो देखिए, अदिश राशियां जो हैं उनको तो नॉर्मल जैसे बीजगणित में हम साधारण नियम लगाकर चीजों को जोड़ते हैं। कुछ क्वांटिटीज ले लें, 2, 3, 4, इनको जोड़ा जाएगा तो 2 + 3 + 4, यानी 2 और 3 5 4 9 सीधा हमने जोड़ दिया। तो अदिश राशियों को, यानी जो यूनिट कह रहा हूँ, जो वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है, उनको हम ऐसे जोड़ सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज जो है, यानी सदिशों को जोड़ने का एक खास नियम है। तो सदिश राशियों को बीजगणित के साधारण नियमों के अनुसार जोड़ा अथवा घटाया नहीं जा सकता है। तो ये दोनों सदिश ए तथा बी एक ही दिशा में हैं, तो दोनों सदिशों का योग आर, उसको अगर रिजल्टेंट यानी आर मान लें, तो ये ए प्लस बी होगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सीधा इसका एडिशन हो जाएगा। और यदि सदिश बी सदिश ए के विपरीत है, उल्टे डायरेक्शन में है, यानी ए तो इधर को है और बी इधर को है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों सदिशों का योग यानी आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी दिया जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा ए माइनस बी के। तो यहाँ पे उल्टे डायरेक्शन का मतलब क्या है कि बी जो है इस पे इधर को एरो होगा और ए पे इधर को होगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो इसका जो एडिशन है वो ए माइनस बी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम माइनस बी लेंगे और ये इस डायरेक्शन में है, इसको अगर हमने ए प्लस लिया तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है। तो सदिशों के योग के दो नियम हैं। ये किसी भौतिक राशि के सदिश होने के लिए एक अतिरिक्त आवश्यक शर्त भी है। तो अब हम बात करेंगे आगे इंग्लिश में इसी के बारे में। तो एडिशन ऑफ फैक्टर्स। So scalar quantities can be added or subtracted according to the simple rules of algebra. We can simply add or subtract quantities which are not vector. That means they are scalar. But vector quantities cannot be added or subtracted according to the simple rules of algebra. If both the vectors A and B are in the same direction, means A and B both are in same direction. अगर एरो का डायरेक्शन एक ही है तो ये सेम डायरेक्शन कहलाएगा। Will be R is equal to A plus B, and if B is in opposite direction, यानी opposite direction का मतलब क्या है, B का डायरेक्शन ये हो जाए, then B is in the opposite direction of vector A, then the sum of both the vectors will be, if the resultant is R, then it will be equal to A plus minus B. So इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, या तो इसको उल्टा एरो लगाएंगे या हम लिखेंगे माइनस बी। So there are two rules of addition of vectors.
This is also an additional necessary condition for a physical quantity to be a vector. And what are those? That we'll discuss further. तो अभी जैसे हमने बात की कुछ शर्तों की कि वेक्टर क्वांटिटीज को अगर जोड़ते हैं तो उसकी कुछ शर्तें हैं। तो उसकी पहली शर्त क्या है? त्रिभुज का नियम। इसे सिर पूंछ का नियम भी कहा जाता है, जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ इस प्रकार रखते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ ए दिखाया है, तो ये इसका सिर है, हेड। ये पॉइंट जो है इसका हेड कहलाता है और ये इसकी पूंछ कहलाती है। तो यहाँ पे ये हेड है और ये इसकी पूंछ है। तो अगर ये दोनों आपस में मिल जाए, तो जैसे यहाँ पे ए से बी तक हमने ये एरो लगाया और बी से सी तक ये एरो लगाया, तो इसका सर इसकी पूंछ से मिल रहा है, तो इसीलिए इसे सिर पूंछ का नियम भी कहा जाता है। तो जिसमें एक सदिश के सिर पर दूसरे की पूंछ इस प्रकार रखते हैं कि उनकी दिशा अपरिवर्तित रहे। तो अगर एक ही डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन सेम चल रहा है, तो हम इस तरह से इसको जोड़ देते हैं। तो हमें दोनों सदिशों का एक परिणामी सदिश मिलता है। वो कैसे मिलेगा? दिए गए चित्र में ए तथा बी दो सदिशों का परिणाम जो है वो आर है। देखिए ये ए बी था, इसको हमने ए कहा शॉर्ट में। ये बी सी था, इसको हमने बी कह दिया। अब इसका जो परिणामी है दोनों का, वो ए सी है, जिसे हम आर से निरूपित करेंगे। तो यहाँ तीन सदिशों क्रमशः त्रिभुज की भुजाएं ए बी, ये ए बी हो गई, ये बी सी हो गई, और इसका जो परिणामी है वो ए सी। ठीक है, तो ए बी और बी सी है, ये भुजाएं थी, और ए सी तीसरी भुजा है जो कि परिणामी को दिखाई। तो triangle rule, it is also called the head tail rule, because this is head and this is tail. When we add the two vectors in this way, that AB then BC, so this is the head of AB and this is the tail of BC. So the head of AB has joined the tail of BC. That's why it is called head-tail rule, in which the tail of one vector is placed on the head of the other in such a way that their direction remains unchanged and we get a resultant vector of both the vectors. So AC, that is represented by capital R, is the resultant of AB plus BC, right? Here, the three vectors are the sides of the triangle AB, BC, and AC respectively. So, in the given figure, the resultant vector of two vectors A and B is R. Therefore, AB plus BC is equal to capital R. This is represented by A, this is represented by B, and this is R. So A plus B is equal to R, right? And here theta is the angle between A and B. ए और बी के बीच का जो एंगल है, देखिए इसका डायरेक्शन ये था और इसका डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो गया? थीटा हो गया। और रिजल्टेंट से ये अल्फा एंगल बना रहा है, यानी ए बी जो है, ए बी और ए सी इनके बीच में एंगल अल्फा है और ए बी और बी सी के बीच में एंगल थीटा है।
तो देखिए ये दूसरा नियम है, इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज का नियम। इसमें दो सदिशों A तथा B को समांतर त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं की तरह प्रयुक्त करते हैं। आसन्न भुजाएं कौन सी कहलाती हैं? जो एक बिंदु पे जुड़ी हुई होती हैं। तो ऐसी भुजाओं से निरूपित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये A है, ये B है, तो ये देखिए इस पॉइंट पे ये जुड़ी हुई है, आसन्न है एक दूसरे पर। तो ये समांतर चतुर्भुज की भुजाएं ने, मान लीजिए अगर इसके पैरेलल एक और हम लाइन ये ड्रा करें और इसके पैरेलल ये ड्रा करें, तो यहाँ क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और इसका जो रिजल्टेंट है वो इसका जो डायगोनल है यानी विकर्ण है, इसके जरिए दिखाया जाएगा। तो R जो है, ये R है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर मॉडुलस साइन लगा दिया, दैट मीन्स this is the magnitude of vector R, that is the resultant. So R will be equal to under root A square plus B square plus 2AB cos theta. अगर इनके बीच का एंगल जो है दोनों के, ये थीटा है, तो ये थीटा यहाँ पे देखिए यूज किया गया है। तो रिजल्टेंट R जो है that will be equal to अंडर रूट A स्क्वायर, A ये है, और प्लस बी स्क्वायर, बी ये है। तो ये बी को ऊपर करना रह गया है, बी स्क्वायर है एक्चुअली, बी स्क्वायर। तो चूंकि ये असल में सुपर स्क्रिप्ट कहलाती है, वो करना रह गया है इसको। तो 2ab cos थीटा तथा यदि परिणामी सदिश R है तो सदिश A के साथ अल्फा कोण बनाता है। और ये परिणामी जो है, ये वाला एंगल, इसको ये देखिए अल्फा दिखाया गया, ये अल्फा है। तो टेन अल्फा क्या हो जाएगा? टेन अल्फा ये हो जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, यानी बी साइन थीटा बटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी टेन अल्फा, यानी टेन अल्फा क्या है? ये वाला एंगल अल्फा है। तो टेन अल्फा का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यानी ये अगर इस पे लंब डाल दिया जाए तो ये लंब अपॉन आधार, इन दोनों का रेशियो, इसका और इस साइड का, तो ये टेन अल्फा हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। इट यूजेस टू वेक्टर्स ए एंड बी, तो ये ए है, ये बी है, एज two adjacent sides of a parallelogram. Adjacent sides are the two sides of a parallelogram which are joined at one place. This is the common place, common point. That means A and B are the two sides of a parallelogram. If we draw a parallel line to A, it will be this line, and if we draw a parallel line to B, that will be this one. So it completes a parallelogram, and the diagonal of this parallelogram is the resultant. So R modulus, that is equal to magnitude of R, is equal to A square plus B square plus 2ab cos theta. A square plus B square plus 2ab cos theta. This is the value. Actually, I have forgot to convert these normal digits to superscript digits. And if the resulting vector R makes an angle alpha, so this is angle alpha, which is shown here. So this angle alpha, then the tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. So
What is perpendicular? This is the perpendicular. So tan alpha will be this side upon this side, right? So tan alpha is equal to b sin theta upon a plus b cos theta. तो अब बात करेंगे हम वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो वहाँ उनको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है, उनको एक सारणी बना दी है। तो क्या महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको एक जगह जमा करके 5 पॉइंट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो पहला है भौतिक राशियों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। वो राशियां का नाम क्या है? सदिश एवं अदिश। नंबर 2, सदिश होने के लिए आवश्यक है कि इसमें दिशा परिमाण के साथ भौतिक राशियां सदिशों के योग का त्रिभुज या समांतर नियम का भी पालन करें। तो यानी शर्त यह है कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज को हम जोड़ रहे हैं तो उसमें खाली परिमाण के साथ दिशा होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि योग के जो नियम हैं वो दो नियम जो अभी आपने पढ़े, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, उन दोनों नियमों का भी ये पालन करें। तो दो सदिशों जिनके बीच का कोण थीटा है के परिणामी का मापांक उनके बीच के कोण पर निर्भर करता है, जहां परिणामी का मापांक r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि थीटा भी है और जैसे जैसे इनके बीच का एंगल बने बढ़ेगा, वैल्यू इसकी घटती जाएगी। क्यों? आप जानते हैं cos थीटा 0 पे 1 होता है और अगर थीटा को हम बढ़ाते चले जाएं तो उसका मान घटता जाता है, और cos 90 जो है ये 0 हो जाता है और cos 0 1 होता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा इसका मान घटेगा। यानी जब दो बलों के बीच में या दो सदिशों के बीच में जब एंगल बढ़ता है तो उनका रिजल्टेंट कम होता चला जाता है। तो अदिशों का योग या घटाव बीजगणितीय नियमों से किए जाते हैं, लेकिन सदिशों के नहीं। तो अदिश राशियां जो हैं, यानी जिसमें डायरेक्शन नहीं होता, उनका जोड़ या घटाना जो है वो बीज गणित के साधारण नियमों से किया जाता है। जैसे गिनती हम जोड़ देते हैं, 2 + 3 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है। इसी तरह से ये बीजगणितीय नियम कहलाता है। तो 2 3 5 अगर इनको हम जोड़ेंगे 10 हो जाएगा। तो ये सारे साधारण जोड़ घटाना जो है ये बीजगणितीय नियमों से होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं। यहाँ पे देखिए, अगर इनको जोड़ा जाएगा तो r यानी रिजल्टेंट जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो पांचवा नियम है, विद्युत धारा में दिशा और परिणामी दोनों होते हैं। तो विद्युत धारा जो है खास डायरेक्शन में बहती है, लेकिन ये सदिश नहीं है। लेकिन ये सदिश राशि नहीं है, ये एक्सेप्शन। हर जगह एक्सेप्शन जरूर होते हैं। तो important facts. First, physical quantities are divided into two parts, vectors and scalars. To be a vector, it is necessary that along with direction and magnitude, the physical quantities also follow the triangle or parallelogram law of addition of vectors. तो दो रूल आपने पढ़े थे, ट्राइंगल रूल एंड पैरेललोग्राम रूल। इन दोनों को भी फॉलो करेंगे तभी ये वेक्टर होंगे। द मॉडुलस ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स whose angle between them is theta depends on the angle between them, where modulus of the resultant r
is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. R is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta. ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द टू vectors. So addition or subtraction of scalars is done by algebraic rules but not vectors. ठीक है, तो जहां वेक्टर हैं वहां पे algebraic रूल जो है नहीं चलता, algebraic रूल नहीं चलता। सिंपल एडिशन या सब्ट्रैक्शन जैसे हो जाता है कि 2 + 3 आपने किया 5 हो गया, 3 + 2 5 हो गया, but this rule doesn't work for vectors. So vector addition, when is done, the resultant of these two vectors is equal to under root a square plus b square plus 2ab cos theta, where theta is the angle between these two vectors, right? तो इस तरह से पांचवा रूल है, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट, but it is not a vector. This is exception. तो यहाँ पे बात हो रही है सारणी में थीटा पर आर की निर्भरता की कुछ विशेष परिस्थितियां दिखाई गई हैं। तो ये परिस्थितियां काय की बात हो रही है और क्या है, ये अभी जो आपने डिस्कस किया कि r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसी की बात हो रही है। अब इस पे यानी रिजल्टेंट पे थीटा का क्या फर्क पड़ता है, आर पे थीटा का क्या फर्क पड़ता है, उसको एक टेबल फॉर्म में यहाँ पे हमने दिखा दिया है। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री का मतलब क्या है, ए ये है और बी ये है और इनके बीच में 90 डिग्री है। तो ऐसे में रिजल्टेंट शून्य सदिश होगा, ठीक है। और जब 180 डिग्री है, 180 डिग्री का मतलब क्या है कि एक इस डायरेक्शन में है, ये ए इस डायरेक्शन में है और बी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे न्यूनतम होगा। तो यहाँ पे निगेटिव भी हो सकता है, अगर ए से बी बड़ा है तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो ये शून्य हो जाएगा। तो इसलिए इसको न्यूनतम कहा है, क्योंकि एंगल जब 180 डिग्री होगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, या माइनस 2ab समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि cos 180 इज इक्वल टू cos 0 हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये पूरा अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी, तो दोनों का डिफरेंस होगा तो वो मिनिमम है, न्यूनतम है। और अगर थीटा 0 है यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, ए भी इधर ही है और बी भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन एक ही है, या तो दोनों पैरेलल हैं और या एक दूसरे के ऊपर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, तो उस केस में ये इनके बीच का एंगल जो है 0 होगा, और ऐसे केस में आर जो है इन दोनों के टोटल के इक्वल हो जाएगा, यानी महत्तम हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा। So the same thing is shown in English in this table. So some special cases of independence of r and theta are shown in the table. So basically we are talking about the resultant r is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta, theta and r. These two cases are discussed here. The first case, theta is 90 degree. Oh, ये सुपर स्क्रिप्ट में अक्सर करना भूल गया हूँ जरा जल्दी में। So this is 90 degree, this is 180 degree.
This is 0 degree. So when theta is equal to 90 degree, so it will be 0 because cos 90 is equal to 0 and cos 180 is equal to minus cos 0, or it will be equal to minus 1. So in that case, it will be a minus b. That is why it is shown a minus b, yani minimum. So in this case, it is 0. The resultant will be 0. And in the case of 180 degree, r is equal to a minus b. That is minimum. And in case the angle between them is 0, at 0 degree cos is equal to 1. Therefore, it will be a square plus b square plus 2ab. That means a plus b whole square. So, under root a square plus b square plus 2ab is equal to a plus b. So, in this case, it will be maximum. तो यहाँ पे हम निकालेंगे सदिशों का वियोजन। तो वियोजन का मतलब क्या है कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और इसको हम ए ले लेते हैं, एक्स की डायरेक्शन में यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ये ए डैश है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में से ए डबल डैश ले लिया। तो ए वेक्टर को इस तरह से ओ ए से दिखाया गया है। तो इस तरह से दिखाने का जो तरीका है, एक्स वाई प्लेन में जो दिखाया है, तो इसे हम एक्स वाई तल कहते हैं। तो यदि एक्स वाई तल में एक सदिश इस तरह है कि एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ इसका कोण थीटा है, तो ये एक्स एक्सिस का धनात्मक अक्ष, ठीक है, ये इसका धनात्मक डायरेक्शन है और इधर ऋणात्मक होता है। वाई एक्स का ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक होता है। तो इसको एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में और वाई एक्स की धनात्मक दिशा में इसका वियोजन यहाँ किया जाएगा, यानी इसका मान निकाला जाएगा। यानी एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या है इस वेक्टर की, और वाई डायरेक्शन में क्या है पॉजिटिव डायरेक्शन, वो हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आपको आना जरूरी है। तो यहाँ पे ये ओ ए डैश जो है ये आधार है और ओ ए ये कर्ण है। इस त्रिभुज के लिए हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ये त्रिभुज जो है, ठीक है। तो इस त्रिभुज में ओ ए डैश अपॉन ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये आधार है, ये कर्ण है। आधार बटा कर्ण होता है कॉस, और ये एंगल क्या है, ये है दोनों के बीच का एंगल जो है एक्स एक्सिस से ये थीटा का कोण बना रहा है। तो इसलिए ओ ए डैश यानी इस ओ ए का मान एक्स अक्ष की दिशा में ये क्या हो जाएगा, ओ ए डैश हो जाएगा। तो ये बराबर, इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ओ ए यानी ए, तो इसको ए वेक्टर से दिखाया गया है, इसलिए ओ ए डैश का मान हो गया ए कॉस थीटा, जो कि यहाँ पे देखिए दिखाया गया है ओ ए डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। चूंकि ओ ए को हम ए ले रहे हैं, वेक्टर ए, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं ओ ए डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए कॉस थीटा। और इसी का मान जब हम वाई अक्ष में निकालते हैं, अब इसके चूंकि पैरेलल ये है, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है, यानी वर्ग बना दिया है। वर्ग की जो आमने सामने की भुजाएं वो आपस में बराबर होती हैं, तो इसलिए ओ ए डबल डैश इज इक्वल टू ए डैश ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ए ए डैश सॉरी ए ए डैश अपॉन ओ ए डैश,
ओ ए डैश नहीं होगा, इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, यानी ये वाली भुजा बटा ये वाली भुजा ए डैश अपान ओ ए इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो इसका मान ओ ए डबल डैश ये, अब ये चूंकि इसके बराबर है तो ए डैश को मैं लिख देता हूं ओ ए डबल डैश, और ओ ए को राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा ओ ए साइन थीटा। और ओ ए जो है इसको हम वेक्टर ए ले रहे हैं, तो ओ ए डबल डैश इज इक्वल टू वेक्टर ए साइन थीटा। तो ये इसका मान हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये हमने ओ ए डबल डैश इज इक्वल टू ए साइन थीटा इस तरह से निकाला है। तो इस तरह ए कॉस थीटा तथा ए साइन थीटा सदिश ए के क्रमशः ओ एक्स की दिशा में तथा ओ वाई की दिशा में घटक, यानी उसकी वैल्यू है ये एक्स एक्सिस की दिशा में और वाई अक्ष की दिशा में। अब इसी को इंग्लिश में समझ लीजिए। तो यहाँ पे ये ओ ए, ये वेक्टर हमारा ए है, इसको हम ओ ए से दिखा रहे हैं। तो इसका कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ओ ए डैश है, और ये ओ ए से थीटा का एंगल बना रहा है। तो यहां पे देखिए ओ ए डैश, ये क्या हो गया, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल जो है इसमें ये बेस है ओ ए डैश और ओ ए हाइपोटेन्यूज है, एंड दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा, चूंकि इनके बीच का ये एंगल जो है ये थीटा डिग्री है। देयरफॉर ओ ए डैश, यानी ओ ए डैश क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स is equal to OA cos theta. OA can be written as vector A. So A और वेक्टर A कैपिटल से या तो इसको लिख सकते हैं या वेक्टर A से लिख सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल टू OA डैश, यानी कंपोनेंट ऑफ OA इन द डायरेक्शन ऑफ x इज इक्वल टू A cos थीटा। उसको ये यहाँ पे देखिए दिखाया है, ओ डैश इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। और इसी तरह से ये ओ ए डबल डैश और ए डैश ए, ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज दीज आर द अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, दोज आर ऑलवेज इक्वल। देयरफॉर ए डैश ए अपॉन ओ ए is equal to sine theta, and we can write a dash is equal to o a dash, so we can write it o a double dash is equal to o a sine theta, and o a can be written as capital A or a arrow, that is vector A sine theta. So this is the component of OA in the direction of y-axis. So this is written here, OA dash is equal to A sine theta. Thus A cos theta and A sine theta are the components of vector A in the direction of x-axis, that is direction of OX, and in the direction of OY, that is y-axis respectively.